अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है और इस वक्त फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर साहब, आपकी काउशून से जो बॉर्डर एरिया पे आपने जो मार्केटिंग तरतीब किया है, ये इससे पाकिस्तान की और इस इलाके की खुसूसन उसके लिए बहुत फायदा है। शायद यहाँ पे लोगों ने इस पे बात भी किया है, लेकिन अगर ये मार्केटिंग सिस्टम वहाँ पे बहाल हो जाए, उससे लोगों की रोजगार में बहुत फायदा होता है और उसमें स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगा, दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगा। और उसमें मैंने एक शिक ज्यादा किया है, उसमें वो ये कि खुसूसन चमन जो नजदीक है और तिप्तान जो नजदीक है, उसको भी इसमें आप शामिल कर दे। तो उसमें यह है जनाब स्पीकर साहब कि कौमी असम्बली में पेश करदा सूरत में माली बिल 2021 में शिक 3 में झैली शिक 13 को दीजिए। दूसरी नंबर झैली शिक 20 में अलिफ पी पेरा अलिफ में झैली पेरा में हिंदुस्तान 93 हजब कर दिया जाएगा और बा फेरा जीम में मुजवजा गोशवारा 4 में फेरा 1 में इबारत मार्केटिंग के बाद इबारत में शमूली चमन और तिप्तान का इजाफा कर दिया जाए। और ये तो आप लोगों ने किया है। झैली शक 21 में फेरा जिम में गोशवारा में नंबर शुमार 72 के मुकाबले 5वें कालम में इबारत 850 सीसी को इबारत 1000 सीसी से तब्दील कर दिया जाएगा। ये हो चुका है। खुर्शीद जुनेजो प्लीज। सर, ये जो अमेंडमेंट जिसमें लेके आए हैं सीरियल नंबर 1-2 में, इसमें पेनल्टीज ज़्यादा लगा दी गई हैं, खासकर प्लेसमेंट ऑफ इनवॉइस एंड पैकेजिंग में। और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो अपलोडेड मैंडेटरी जो का डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पहले नहीं था, उसके ऊपर भी जो है अभी पैसे काफ़ी लग रखे गए हैं, ताकि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। और उसके बाद जो ऊपर जो है ब्लॉक करेंगे, अगर कोई पैसे पेनल्टीज के हिसाब से वो लोग ब्लॉक करेंगे वेब बोर्ड ऑफ कंज्यूमर और प्लस जो है ID फॉर 1 ईयर। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है बाहर के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बड़ा नुकसान पड़ेगा, लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे बेहतर यह है कि बिजनेसमैन को नुकसान बचाने के बजाय इसको हम लोग ओमिट करें, और इतनी भारी जुर्माना रखने से लोगों को बिजनेस ऑपरेट करने में मसाइल पेश आएंगे। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिला वजह लोगों को तंग करने वाले अहकाम जारी न करे और उसमें तरमीम की जाए। थैंक यू जी। मोहसिन दावड़ प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये करूंगा कि अभी यहाँ पर कौमी असम्बली का इजलास जारी है। फाइनेंस बिल की तहरीक मंजूर हो गई। तहरीक इंसाफ के हक में 172 और मुखालिफत में 138 वोट पड़े। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हो चुका है। स्पीकर की जानिब से फाइनेंस बिल की शिकों को पढ़ा हुआ तसव्वुर कहने का मामला। इस पर बिलावल भुट्टो ने असम्बली में ये कहा कि हमें पढ़कर सुनाए अवाम पर क्या जुल्म करने जा रहे हैं। और लाहौर धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म हैं। तर्जुमान पाक फौज और वजीर खारजा इन एजेंसियों के गठजोड़ को डोजियर की शक्ल में पहले ही दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके हैं। क्या आलमी इदारे भारत को कटहरे में लाएंगे? इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। मुश्किल वक्त गुजर गया है। कोरोना के बावजूद 4% ग्रोथ हासिल करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। महंगाई बड़ा चैलेंज है, इस पर भी काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में अशाइया से खिताब। कहा मुश्किल हालात में मुल्क चला रहे हैं, इदारों में इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए पैकेज का ऐलान। हुकूमत मुल्क के 40% निचले तबके को सब्सिडी देगी। जो मुश्किल वक्त था, मैं आपको बड़े पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि वो माशाअल्लाह वो अब हमारे पीछे रह गया। आगे इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स नजर आती रहेंगी। एक मुश्किल वक्त से हम शुरू हुए, जो एक हार्ड वर्क किया था, एक मुश्किल इकॉनमी मिली थी, नई टीम ने काफ़ी स्ट्रगल करके आहिस्ता आहिस्ता अब आपका
अपर हैंड आ गया। अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये अगले 2 महीने तक जब हमारे 3 साल कंप्लीट होंगे तो और आप मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और फिर 4% ग्रोथ रेट दिखाना, ये बहुत बड़ी हमारी सारी इकोनॉमी की जो टीम थी उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। एक इशू रह गया महंगाई का, और आप इसमें भी देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम काबू पा जाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली नीचे 46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर आप इवेल्युएट करें सारी दुनिया के अंदर मुल्कों में जो कि कोरोना के सिचुएशन से गुजरी हैं, उनकी कंपैरिजन करें, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिससे 4% ग्रोथ रेट और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत है ही नहीं तो जाएगी क्या। मांग तांग कर हुकूमत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं, हमें इस पर नजर रखनी होगी। आपने कहा था कि चली जाएगी, तो अब क्या देख रहे हैं आगे? भाई हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना, हुकूमत तो है नहीं। ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें क्या देख रहे हैं सर आप? अफगानिस्तान की सूरत हाल डेंजरस है, उसका ब्लो बैक पाकिस्तान पे आ सकता है, तो उस पर हमें आंख भी रखनी है, सोचना भी है। और इंशाल्लाह जो लोग हैं इसमें शामिल, लोग देखते होंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि हम कर सकेंगे। अहम खबर, गिलगित के बाद आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात से कबल नून लीग की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। 4 वज़रा, सदारती मुशीर और रुकने असम्बली समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमा पार्टी छोड़ गए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी फवाद, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से कबल हमने देखा मुस्लिम लीग नून मुश्किल में आई, इसी तरह अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन करीब हैं तो नून लीग का शराजा वहाँ बिखर रहा है। और हैरान कुन तौर पर कोई आम जो है वो उनके रहनुमा या कोई कारकुन नहीं, बल्कि वज़रा जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं, वजारतों से इस्तीफे भी दे रहे हैं और पार्टी छोड़कर ज्यादातर जो है वो पीटीआई में जा रहे हैं। जो ये 4 वज़रा हैं उनमें से 2 जो वज़रा हैं सरदार मीर अकबर और चौधरी शहजाद, ये दोनों वजारतों से मुस्तफ़ी होकर पीटीआई में शामिल हुए हैं। दूसरा अली रजा बुखारी, ये मेंबर हैं असम्बली के, ये भी मुस्तफ़ी होकर पीटीआई इन्होंने ज्वाइन की है। जबकि सरदार सिकंदर हयात फवाद, बहुत बड़ा नाम है, वो आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो और उनके बेटा जो कि वज़ीर थे फारूक सिकंदर, ये दोनों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए, यानी इन्होंने भी मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। फिर सरदार इजाज यूसुफ जो सदर जो हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के, उनके मुशीर थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून छोड़ी और जो मुशीर का ओहदा था वो भी छोड़ दिया। अगरचे ये अभी आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी भी तवज्जो पीटीआई की तरफ है। एक वजीर हैं औकाफ के राजा अब्दुल कयूम, इन्होंने इवन टिकट जो है मुस्लिम लीग नून की वो वापस कर दिया। आप इससे अंदाजा करें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की टिकट की उधर कितनी वैल्यू है। दूसरी तरफ दावे बड़े बड़े किए जाते हैं नून लीग के बड़े रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन हालात ये हैं कि वहाँ पर वजारतें भी छोड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की टिकटें वापस हो रही हैं। और ये सिर्फ ये चंद लोग नहीं हैं फवाद, जो पार्टी के ओहदेदार हैं उन्होंने भी, जो ज़िले सदर हैं उन्होंने कुछ ने पार्टी छोड़कर पीटीआई को ज्वाइन किया है। और ये हमेशा से कश्मीर के इलेक्शन में ये होता भी है कि जो वफाकी हुकूमत की जमात होती है उसकी तरफ जाते हैं। जैसे कि पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो वहाँ पर वो जीत गया, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और उनकी जो बड़े लोग हैं वो छोड़कर ज़्यादातर पीटीआई में और कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में और कुछ आज़ाद लड़ने को तरजीह दे रहे हैं, यानी वो नून लीग की टिकट वापस करके आज़ाद लड़ना भी बेहतर समझते हैं। ये वाकई ये बड़ी बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा यही है कि वो इस वक्त मकबूल हैं और वो जो
उनके इलेक्शन की सूरत हाल है। अगरचे यहाँ पाकिस्तान में उनका जो ज़िमनी इलेक्शन थे वहाँ उन्हें कुछ पंजाब में कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त के बाद अब लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी इनके लिए मुश्किलात हैं। और PTI जो कि कुछ अर्सा पहले लग रहा था कि उनके लिए मुश्किल है, लेकिन नून लीग के वजीर जो हैं वो छोड़कर वजारत भी और जमात तो उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट साहब। नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले अली रजा बुखारी का कहना है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर में एक कब्जा ग्रुप था जिस पर अवाम ने अदम एतमाद कर दिया। लीगी क़यादत ना पार्टी संभाल सकी और ना ही हुकूमत। राजा फारूक हैदर एक ही वक्त में वजारत उस्मा और पार्टी सदारत का ओहदा संभाले हुए थे। अभी तो मुस्ताफ़ी होने वाले चंद अफराद के नाम सामने आए हैं। हकीकत यह है कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग ख़त्म हो चुकी है, इनके ज़िले सदूर भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अली रजा बुखारी ने समा से गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। इसलिए PMLN से निकल रहे हैं कि यहाँ जो लोग उनकी लीडरशिप थी वो उन्होंने ना पार्टी को संभाला ना हुकूमत को संभाला, और वो हमेशा फारूक हैदर साहब कहते रहे पिछली हुकूमतों में सरदार अतीक साहब को कि वो वजारत उज़्मा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सदारत उर्दू को अलग करें, लेकिन खुद दोनों उर्दू पर काबिज रहे। एक कब्जा ग्रुप था तो लोगों का तो अदम एतमाद कर दिया, और ये तो जो नेम आ रहे हैं जिन्होंने छोड़ा, अदरवाइज भी इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिजाइन कर चुके हैं, पार्टी तो खत्म हो चुकी है। PTI की 5 ख़वातीन अरकान को असम्बली के बाहर रोक लिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मेन गेट पर पहुंच गए। PTI की 5 ख़वातीन अरकान को असम्बली के बाहर रोक लिया गया, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख असम्बली के मेन गेट पर पहुंच गए। PTI अरकान ने ज़बरदस्ती दरवाजे खुलवा लिए। अरकान हलीम आदिल की क़यादत में असम्बली में दाखिल हो गए हैं। चारपाई ले जाने पर आपको याद दिला दें, स्पीकर ने 8 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, और अब जब 5 ख़वातीन अरकान को असम्बली के बाहर रोका गया है तो ऐसे में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख भी मेन गेट पर पहुंचे हैं। PTI के अरकान ने ज़बरदस्ती दरवाजे खुलवाए हैं। अरकान हलीम आदिल की क़यादत में असम्बली में दाखिल भी हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था, चारपाई ले जाने पर स्पीकर ने 8 अरकान के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, और अब जब ये पाबंदी है तो उसको हवा में उड़ा दिया गया है और ख़वातीन अरकान असम्बली दाखिल हो गई हैं असम्बली के अंदर। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। संजय, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया था, क्या ये उसी का तसलसल है? वाक़े पर स्पीकर सिंध असम्बली ने 8 अरकान से उनकी सिंध असम्बली में दाखिल अरकान। संजय साधवानी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि PTI की 5 ख़वातीन अरकान को असम्बली को बाहर रोक लिया गया, गेट पर रोका गया। ऐसे में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मेन गेट पर पहुंचे और अरकान असम्बली को असम्बली में दाखिल करवा दिया। अब आपको अहम खबर दें, ICC T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल कर दिया गया। ICC के मुताबिक फैसला भारत में कोरोना की खराब सूरत हाल के बायस किया गया। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। मुकाबले दुबई, अबू धाबी, शारजा और ओमान क्रिकेट अकेडमी में होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE मुंतकिल कर दिया गया। ICC के मुताबिक फैसला भारत में कोरोना की खराब सूरत हाल के बायस किया गया। मेगा इवेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा। और आपको बताएं, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। कहा केसेस उन वुज़रा पर बनने चाहिए जिन्होंने तवानाई के शोबे को तबाह कर दिया। वज़ीर तवानाई बताएं LNG के $4 के ठेके क्यों छोड़े। आज $11 का टेंडर देकर अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या चेयरमैन नैब को वुज़रा की करप्शन नजर नहीं आती? 3 साल गुजरे, 4 वजीर तब्दील हो चुके हैं और हर वजीर आके दूसरे की नफी करता है। पुराने वजीर ने कहा था जी बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ, बिजली के कारखाने बहुत ज्यादा लग गए और महंगे लग गए। दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए। मौजूदा वजीर हैं, उनका बयान पिछले हफ्ते ये था कारखाने तो लगा दिए लेकिन गैस का बंदोबस्त नहीं किया। तो हम पे केस अदालत में ये है कि पाकिस्तान को गैस की जरूरत नहीं थी और आपने गैस LNG के जरिए मुहैया कर दी है। तो हमें बता दें यार हमारा जुर्म क्या है, अब क्या करें? क्या आपको गैस चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? मेरा ओपन चैलेंज है, वजीर पेट्रोलियम बताएं कि आपको $4 की LNG के ठेके मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे? अभी जो आपने टेंडर दिया है वो $11 की LNG का आया है। आप LNG खरीदेंगे नहीं, बिजली बंद हो जाएगी।
इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया इन लोगों में नहीं है। इस मुल्क की जो तबाही आज हो रही है वो चेयरमैन साहब को नजर नहीं आती। आज पूरी इंडस्ट्री कराची में बंद है, कोई इसराइल जा रहा है, कोई हिंदुस्तान जा रहा है। यार अपने मुल्क की फिक्र करें, मुल्क किधर जा रहा है। हुकूमत गिरी हुई है, इसका हर लम्हा मुल्क पे भारी है। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। वो गए थे उधर रिंग रोड के प्लॉट बेचने के ठीक है इसराइलियों को, बाकी उनको आता क्या है मुल्क के बारे में। लाहौर में फिरदौसा शिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अपना फीडबैक देंगे, मॉनिटरिंग को हम यकीनी बनाएंगे और आवाम की राय जो है वो हर हाल में हम मुकद्दम बनाएंगे। दूसरा जो इशू आज हम जिस पे बात करेंगे वो AJK का इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इंतहाई अहम तरीन सियासी मोर्चा है, क्योंकि 45 सीटों पे 45 सीट्स पे बनने वाली ये जो इलेक्शन की असम्बली है उसके बाद मार्ज वजूद में आने वाली PTI ने हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करके ये साबित कर दिया है कि जो कश्मीर असम्बली के अंदर तब्दीली लाने के लिए एक मुतहरक नौजवान कैपेबल लीडरशिप चाहिए, वो चुनाव करते हुए उम्मीदवारान को। लाहौर में डॉक्टर फिरदौस आशिकावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लाहौर में सिलेंडर की दुकान में आग लग गई, धमाके से इलाका लर्ज उठा, लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। वर्कशॉप में खड़ी 10 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि एक शख्स झुलसकर जख्मी भी हुआ। जहांगीर खान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियाहत के लिए अमन को ज़रूरी करार दिया। नारान में मीडिया से गुफ्तगू में दहशत गर्दी पर काबू पाने से सियाहत को फ़रोग मिला। ये भी कहा कि गुर्बत में कमी की बड़ी वजह सियाहत भी है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की जानिब से शादी के ऐलान को 2 दिन हो गए हैं, मगर दुल्हा है कौन, ये $1 मिलियन का सवाल बन गया है। समझ दिए गए इंटरव्यू में हरीम शाह ने बताया है कि उनके शौहर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सूबाई वजीर भी हैं और दोनों की उम्रों का फ़र्क भी काफ़ी ज़्यादा है। जी अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शादी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। निकाह करना कोई आर की कोई शर्म की बात नहीं है, आपने पूछा तो मैंने इकरार कर लिया। हरीम शाह एक बहुत ही मुश्किल शख्सियत है तो जो आदमी इस मुश्किल शख्सियत से जिसने शादी की है वो भी कोई आसान आदमी तो नहीं होगा। जी वो पॉलिटिशियन है, पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान के एक जानी मानी नाम है और एक वो भी मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी है। नाम इंशाल्लाह बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूँगी और अभी फिल वक्त नहीं, जब मैं टर्की से वापस आ जाऊँ। निकाह की जो तकरीब हुई है वो कहाँ पे हुई है, कौन से शहर में और उसमें कौन कौन शरीक? कराची में। उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे साथ थे, काफ़ी लोग थे। उनकी और आपकी उम्र में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अच्छा? ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़े। काफ़ी बड़े से मतलब कुछ 40-45 साल, 50 साल? ये तो मुझे एज का वो नहीं है, लेकिन बड़े हैं। 50-60 साल की बड़ी को मैंने क्या करना था 60 साल बाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 22,254 हो गई हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 41,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए, 735 मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 1.78% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 32,153 हो गए हैं। मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। गैस बहरान पर कराची के सनतकार वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के सामने फट पड़े। ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा, लगता है ये सब कराची को बंद करने की साजिश है। पार्टी के सदर बोले, सनतकारों को सड़कों पर एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा कि सनतकारों ने क्या गिले शिकवे किए? जी देखिए, जुबैर मोतीवाला ने यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, उनका कहना ये था कि हमारे मुल्क में अचानक से बहरान खड़े हो जाते हैं, कोई प्लानिंग नजर नहीं आती, कोई इदारा जवाब दे नहीं है, गैस की दरामद पर मोनोपोली है, वही गैस बहरान की वजह बन रहा है। शैल गैस जो है वो दरामद में और तकसीम में आना चाह रहा है, लेकिन SSC रुकावटें डाल रही है। अगर गैस की दरामद निजी शोबे के हवाले कर दी जाए तो ये 59 रुपये फी MMBTU सस्ती हो सकती है।
इसी तरह एक सनतकार ने बताया कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, जैसी सनतें तरक्की करने लगती हैं और कोई हाथ सरगर्म हो जाता है और एकदम से जो है वो क्या कहते हैं सांप डस लेता है। यहाँ तक की बातें की गई। ये भी कहा गया कि अगर ये हालात रहे तो मजबूरन सनतें जो है शिफ्ट कर देंगे और सनतकारों को जो है सड़कों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सबको मुस्कुराहटे बांटते जोकर के रंग बिरंगे कपड़ों और सुर्खी पाउडर के निकाब के पीछे का असली रूप कैसा होता है, जोकर की अपनी कहानी क्या है, साद साबरी की रिपोर्ट में जानते हैं। दूसरों को हंसाने के लिए अपनी जात को मजाक बनाने वाला जोकर। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मैं एक जोकर। अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जोकर बनूंगा। काफ़ी सालों के बाद अब 2 साल हुए मेरी तनख्वाह शुरू हुई है। मेरी सैलरी है 10,000। तन्हाई में हम खुद कभी अक्सर होते हैं, हम खुद रो लिया करते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, सोचते हैं हर चीज़। वालिद को दफना के वापस आए घर पे, सब कुछ हो गया। फिर इसके बाद मैं गया काम पे, अपनी ड्यूटी पे जोकर बन के। तो उस वक्त मेरे अंदर ये फील था कि मैं हर किसी को हंसा रहा था, हर किसी को, लेकिन आंखों से मेरे आंसू भी निकल रहे थे। लेकिन मेरे सामने हंसी थी, सबके सामने, कोई मेरे आंसू नहीं देख रहा था। मेरे जितना भी गम हो बंदे को अंदर में जितना, लेकिन सामने वालों को हंसाना है बिल्कुल। केप उतार दी, मार के भाग गए पीछे से। उस टाइम भी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन क्योंकि गुस्सा मैं अपने अंदर संभाल लेता हूँ अंदर में, और अपने काम को मैं तरजीह। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल की कैफियत भला जो भी हो, एक जोकर का काम है हंसाना। मगर रियासत और अवाम दोनों की जिम्मेदारी है कि दूसरों को हंसाने वाले इस जोकर की हर तरह से और भरपूर हौसला अफजाई करें, ताकि मुस्कुराहटें बिखेरते इस फनकार की अपनी ज़िंदगी भी हंसती मुस्कुराती रहे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साद साबरी, समा, कराची। और इंग्लैंड मुश्किल हरीफ है, लेकिन खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। कौमी टीम के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि अच्छा मुकाबला होगा, टॉप ऑर्डर में कोई मसला नहीं। एक सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम को ज़रूरत पड़ी और ओपनिंग छोड़ना पड़ी तो वो और बाबर आजम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।